ननद हुई शिकार और बाबी ने कर दिया बदनाम। ऑडियो वायरल करके उसने बदला लिया। ये थी उसकी भाभी की गंदी बात। नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट पर क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडू। अपने दामन को पाक दिखाने के लिए उस औरत ने ऐसा जुर्म किया जिसने 16 साल की एक लड़की की जान ले ली। रिश्ते में उस लड़की की भाभी लगने वाली उस औरत के चाल चलन पर लोगों को पहले से ही शक था और इसी शक में उस लड़की की भाभी ने अपने ननद के साथ हुए घिनौने जुर्म से जुड़ी एक ऑडियो गलत इस्तेमाल की। वो आवाज वायरल हुई और फिर बदनामी का डर उस मासूम के दिल में घर कर गया। तो बच्चे को अपने गले का फंदा बनाकर वो लड़की फांसी से झूल गई। मगर खुदकुशी की इस घटना में उसकी भाभी के दामन पर भी दाग लगा। अपनी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए उस मासूम को बदनाम करने वाली उसकी भाभी की पूरी सच्चाई आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? गाजियाबाद में बड़ा साइबर अटैक। हैकर्स ने केएन मोदी फाउंडेशन के 8 कॉलेजों के डेटा को चोरी किया। रिलीज करने की एवज में मांगे 8 करोड़। मेरठ पुलिस के हत्थे चढ़े 3 तस्कर। 50 लाख रुपए की स्मैक बरामद। करीब 1,60,000 की कैश बरामद। गाजियाबाद में युवती से बदसलूकी के मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। वीडियो के आधार पर तफ्तीश में जुटी पुलिस। चार सितंबर को मुरादाबाद में एक लड़की ने दुपट्टे को फांसी का फंदा बना लिया। रेप से पीड़ित उस लड़की के सुसाइड के बाद से ही पुलिस हकीकत की तलाश कर रही थी। सच्चाई का पता लगाते लगाते 72 घंटे गुजर गए, मगर 72 घंटे की तहकीकात के बाद सामने आया एक खौलता हुआ सच। वैसे तो उस लड़की के साथ एक दरिंदे ने गुनाह किया, लेकिन खुदकुशी की वजह थी 16 साल की उस नाबालिग से जुड़े 3 किरदार। पहला किरदार वो लड़का जिसने गंदी वारदात को अंजाम दिया। दूसरा किरदार उस लड़के का दोस्त जिसके साथ दरिंदे ने अपनी हैवानियत की कहानी साझा की। और तीसरा किरदार वो औरत थी जो रिश्ते में लड़की की भाभी लगती थी, जिसने अपने दामन को पाक दिखाने के लिए उस लड़की के साथ हुई दरिंदगी का किस्सा आम कर दिया। 72 घंटे की तफ्तीश के बाद सामने आई लड़की के उन तीनों गुनहगारों की पूरी हकीकत। इस रिपोर्ट में देखिए। भाभी ने ननद को कर दिया बदनाम। बदनामी के डर से ननद ने दे दी जान। ऑडियो वायरल होने पर की खुदकुशी। मौत की वजह बनी भाभी की आशिकी। बदनाम करने के लिए ले ली जान। मुरादाबाद में 13 साल की उस बच्ची के साथ गुनाह हुआ। गुनहगार ने उस मासूम के साथ दरिंदगी की हर हद को पार कर डाला। वो बच्ची अपने साथ जुर्म करने वाले उस दरिंदे की पूरी दास्तां को अपने घर पर बताती है, लेकिन बदनामी के डर से वो घर खामोश रहा। मगर कोई था जिसके जहन में गंदे इरादे थे। वो चाहता था उस बच्ची की बदनामी, क्योंकि उस शातिर को शायद अपना दामन पाक दिखाने के लिए यही रास्ता दिखाई दिया। सोरंगपुर थाने में 4 तारीख को एक तहरीर मिली। उन्होंने तहरीर में बताया कि उनकी बहन ने फांसी लगा ली है, और फांसी की वजह उन्होंने बताई कि वसीम नाम के लड़के ने उनके साथ रेप किया, और उस रेप की करने के बाद उसने अपने दोस्त से बात की और उसकी ऑडियो वायरल की, जिससे शर्मिंदगी की वजह से उसकी बहन ने फांसी लगा ली है। बात 4 सितंबर की है, जब बदनामी के डर से 16 साल की एक लड़की ने दुपट्टे को फांसी का फंदा बना लिया। वजह थी उसके साथ हुआ एक घिनौना गुनाह और उस गुनाह से जुड़े एक ऑडियो का वायरल हो जाना। पुलिस जब जुर्म की तहकीकात करती है तो सामने आता है उस औरत का नाम जिसने अपने दामन को पाक दिखाने के लिए बच्ची को बदनाम कर दिया। तो पूरे मामले की हमने तफ्तीश की मुकदमा दर्ज करने के बाद, और जो अभियुक्त थे दोनों, वसीम और फहीम, उनकी बरामदगी के लिए हमने जो टीम बनाई, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो हमने उनसे पूछताछ की तो सारी चीजें सामने आई। उस चीज में मुख्य रूप से चीज सामने आई, जो मृतका थी उसकी भाभी का चाल चलन ठीक नहीं था,
जिस तरह से बाकी लोगों ने बताया और गांव में हमने पूछताछ की तो उसका चाल चलन ठीक नहीं था। इसकी वजह से उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड, उसकी नंदों द्वारा उसको ताने मारे जाते थे, जिससे वो परेशान थी। तो वो कोई मौका देखना चाह रही थी, अपनी ननद के खिलाफ कोई ऐसा मौका मिले ताकि वो उसको प्रेशर बना सके अपनी ननद पर। अपने चाल चलन की वजह से घर में ताने सुनने वाले उस लड़की की भाभी को आरोपी के दोस्त ने पूरी वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद उस औरत ने लड़की को बदनाम करने के मुलजिम की ऑडियो के रिकॉर्ड की और फिर उसी ऑडियो के सहारे बच्ची को बदनाम कर दिया। अपनी यारबशी पर पर्दा डालने के उस औरत ने आरोपी के मुंह से अपनी ननद को बदनाम करा दिया। तो उसको एक सूचना मिली फहीम के द्वारा कि भाई तुम्हारी जो ननद है उसके वसीम के साथ संबंध है, वसीम ने उसके साथ संबंध बनाया। तो उसने कहा कि मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगी जब तक कि आप मेरे को सुना नहीं दो उस बात को। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कॉन्फ्रेंस पे लिया फहीम ने वसीम को, जो वसीम ने जिसके ऊपर रेप का आरोप है, और उस पे वो कॉन्फ्रेंस पे, और उसने उस पूरी बातचीत को जिसमें वसीम कबूल कर रहा है कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती करके इस तरह के संबंध बनाए, तो उसने पूरा वो रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग के बाद उसके जो देवर उसके पति को बताया, तो उसको बताया तो जब वो ऑडियो वहां पहुंची तो वो घर पे आया, और घर पे आने के बाद उसने इस बात की सारी चर्चा की कि भाई इस तरह वो अपनी बहन से पूछताछ की, तो वो बहन शर्मिंदगी की वजह से उसने इस तरह का स्टेप उठाया। ऑडियो के जरिए बच्ची को बदनाम करने वाले उसकी भाभी ने ये पूरी साजिश सिर्फ इसलिए रची क्योंकि वो अपने दामन को पाक दिखाना चाहती थी। चाल चलन के लिए ननद का टोकना उसकी भाभी को कतई गवारा नहीं था। बस इसी वजह से उसने लड़की को बदनाम करने की साजिश रची और फिर एक ऑडियो के जरिए लड़की को जान देने पर मजबूर कर दिया। इसमें मेन अभियुक्त तो वसीम है, जिसपे 376 दर्ज किया गया है। बाकी जो लोग, जो उसकी भाभी है फहीम, जिसने इस पूरी बातचीत को उससे वसीम से की, और ये सारी जो घटनाक्रम था फहीम के साथ मिलकर किया। तो इस घटना में पूरा एक जो इस तरह का जो मतलब एक गठबंधन बना इन लोगों का, उसमें 120 के तहत इनके ऊपर और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा हुआ। उस मासूम के साथ घिनौने जुर्म को अंजाम दिया गया। जुर्म के बाद उस लड़की को बदनाम किया गया। बदनाम करने में हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी भाभी का था। लेकिन मासूम की मौत के बाद पुलिस ने दोनों गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया। वो बदचलन भाभी भी अब पुलिस की हिरासत में है, जिसकी साजिश ने एक बच्ची की जान ले ली। और अब कानून के रखवाले ये वादा कर रहे हैं कि हर उस गुनहगार को सजा दी जाएगी जिसकी वजह से उस मासूम ने फांसी का फंदा लगा लिया। क्राइम कंट्रोल के लिए मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान के साथ टीम न्यूज स्टेट। 24 और 25 अगस्त की दरमियानी रात मैनपुरी में एक कत्ल हुआ। एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद लाश को मौके पर ही छोड़ दिया गया। कातिल मौके से फरार हो गया। जुर्म के 13 दिन तक तहकीकात चली और 13 दिन गुजरने के बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे। उस बुजुर्ग का कातिल निकला उसका अपना बेटा, जिसने जुर्म के बाद बेहद शातिराना तरीके से एक सुराग को छिपाया। 13 दिन तक पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन 13 दिन की तहकीकात के बाद सामने आई और शातिर बेटे की सच्चाई, जिसने अपने ही बाप को मारकर हर सुराग को मिटाया। लेकिन पिता के कत्ल के पीछे आखिर क्या वजह थी? कातिल बेटे के कबूलनामे को जब आप सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो शख्स असल में कितना बड़ा दरिंदा है। बेटा बन गया बाप का हत्यारा, गलत सोहबत से रोकने पर किया कत्ल, पैसे के लिए कातिल बन बैठा बेटा, बाप के हत्यारे बेटे तक पहुंचा शिकंजा, 13 दिन में हुआ जुर्म का खुलासा। कपड़े की आड़ में अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश कर रहे दरिंदे ने ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसकी हकीकत सुनकर कलेजा कांप जाए। अपने बाप के खून के बाद इसी शातिर ने पुलिस के बाद खुद जुर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। बेहद शातिराना तरीके से पुलिस को गुमराह करने की साजिश रची गई। एक एक सबूत को चुन चुन कर मिटाया, लेकिन कातिल को शायद इस बात का अंदाजा न था कि उसका जुर्म उसे एक रोज सलाखों के पीछे पहुंचाएगा।
25/8 की सुबह किसनी पुलिस को सूचना मिली कि संतोष शर्मा, जिनकी उम्र लगभग 65 साल करीब है, वो अपने छत पे मृत अवस्था में मिले हैं। सूचना पे पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करके साक्ष्य संकलन शुरू किया गया और इनके लड़के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया। 25 अगस्त की सुबह पुलिस को एक कत्ल की खबर दी गई। कत्ल हुआ था करीब 65 साल के संतोष कुमार का। छत पर सो रहे संतोष कुमार की हत्या के बाद लाश को वहीं छोड़ दिया गया था और जुर्म की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई संतोष के बेटे श्याम ने। बकौल श्याम, संतोष 24 अगस्त की रात घर की छत पर सोया था, मगर अगले रोज घर की छत पर ही संतोष का बेजान जिस्म बरामद किया गया। जुर्म के बाद तहकीकात के लिए पुलिस पहुंची तो क्राइम सीन पर कई ऐसे निशान थे जिसने हत्या की गुत्थी को और भी उलझा दिया। साक्ष्य संकलन के दौरान घर का डीवीआर गायब मिला और छोटे लड़के जो मुकदमे का वादी है उसकी गतिविधियां संदिग्ध मिली। धीरे धीरे साक्ष्य संकलन के दौर पे पाया गया कि लड़का 1,40 लाख रुपया मार्केट से उधार लिया था। बैंक से भी उसके ऊपर 48 लाख रुपए उसने लिया था। श्याम की इन्हीं हरकतों की वजह से शक की सुई अब श्याम की तरफ घूमने लगी थी। पुलिस के शक की दायरे में अब केस दर्ज कराने वाला श्याम खुद था, जिसके बाद तफ्तीश करती पुलिस को पता चला करीब 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर बैठे श्याम की करतूत जब उसके बाप को पता चली तो बाप बेटे के बीच झगड़े शुरू हुए। लेकिन यही झगड़े 24 और 25 अगस्त की दरमियानी रात कत्ल की वजह बन बैठे। पिता को धीरे धीरे जब इस बात की जानकारी हुई कि लड़का मार्केट से पैसा लिया है तो इस बात पे पिता पुत्र में विरोध रहने लगा। साथ ही उसकी कुछ गलत संगत में भी पड़ गया था। इसको लेकर के भी पिता उसका विरोध कर रहा था। इसी के कारण लड़के द्वारा ही पिस्टल से रात में इसमें 25 वाली रात में 24/25 की रात में पिस्टल से उसकी हत्या कर दिया था और उसके बाद ले जाकर के डीवीआर और पिस्टल दोनों ही इसने फेंक दिया था, जो उसकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। बाप और बेटे के बीच विवाद की वजह थी बेटे का गलत संगत में आना, बाजार से पैसे उधार लेना और फिर उस उधार को चुकाने के लिए बाप पर दबाव बनाना। मगर 24 अगस्त की रात बेटे पर दरिंदा उतर आया और फिर 24 अगस्त की रात कुछ यूं हुआ कि बाप और बेटे के बीच पैसे और बेटे की बुरी आदतों की वजह से झगड़ा हुआ। बेटा हथियार उठाकर अपने बाप पर झपट पड़ा। बंदूक से गोली मारकर दरिंदे बेटे ने अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को बाहर फेंक दिया। हत्या के बाद छत पर खून की छींटों को इस तरह फैलाया जिसे देखकर लगे कि मुजरिम बाहर से आया है। और फिर 25 अगस्त की सुबह थाने में पहुंचकर घड़ियाली आंसू बहाते हुए बाप की मौत की खबर पुलिस को दी। कत्ल के बाद से मुलजिम अपने जुर्म को छिपाने के लिए पुलिस को गुमराह करता रहा। सनसनीखेज वारदात की सच्चाई पर पर्दा डालने की साजिशें रचता रहा, लेकिन पुलिस की तहकीकात में जुर्म परत दर परत खुलता गया। कत्ल को 13 दिन गुजर चुके थे। तफ्तीश करती पुलिस को कई सुराग मिले। शक की बिना पर वारदात की खबर देने वाले बेटे को उठाया गया। पूछताछ की तो जुर्म को अंजाम देने वाले दरिंदे बेटे ने अपने गुनाह को कबूल किया, जिसके निशानदेही पर वारदात के बाद फेंका गया डीवीआर और हथियार भी बरामद हुआ। घटना स्थल से साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया, साफ करने का प्रयास किया गया। ये कोशिश किया गया कि किसी तरह से ये प्रतीत हो कि बाहर से बदमाश आके हत्या की है, लेकिन तकनीकी साक्ष्य, अन्य साक्ष्यों के आधार पे लड़के की इसमें श्याम की गिरफ्तारी हुई। उसके निशानदेही से पिस्टल बरामद हुआ, इसकी निशानदेही से फेंका गया डीवीआर बरामद हुआ है और इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बेहद शातिराना तरीके से उसने अपने जुर्म की कहानी तैयार की। पूरा प्लान सोच समझकर बनाया गया। 13 दिन तक पुलिस को बहकाया। जुर्म से जुड़े एक एक सबूत को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कातिल को शायद अंदाजा न था कि कत्ल जैसे गुनाह की सजा भी जरूर मिलती है। मैनपुरी के दरिंदे का भी यही हश्र हुआ। आज कपड़े की आड़ में गुनाह को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 13 दिन की तहकीकात में बाप के कातिल बेटे का पर्दाफाश हो चुका है। क्राइम कंट्रोल के लिए मैनपुरी से मनोज शाह के साथ टीम न्यूज स्टेट। पेशे से वो शख्स मुनीम था,
लोगों को उधार दिया करता था, लेकिन उधार का ये पैसा एक रोज उसी की मौत की वजह बन जाएगा, ये किसी ने न सोचा था। 7 सितंबर की सुबह जब उसकी दुकान का दरवाजा खुला तो फांसी के फंदे से झूल रही थी उसी शख्स की लाश, और पास में एक कागज का टुकड़ा था जिस पे लिखे थे कुछ लोगों के नाम, जिनका उधार उस शख्स की मौत की वजह बन गया। पैसे की लेन देन उस शख्स की मौत की वजह कैसे बनी, क्यों चंद रुपयों के लिए एक शख्स फांसी के फंदे पर झूल गया। हरदोई के उस व्यापारी ने अपनी जान ले ली है, लेकिन उसकी मौत के पीछे कई ऐसे नाम हैं जिनकी सच्चाई सफेद कागज में नीली स्याही से दर्ज की गई है। कर्ज बन गया खुदकुशी की वजह, सुसाइड नोट लिखकर लगा ली फांसी। पैसा बन गया मुनीम की मौत की वजह, उधार की वजह से मुनीम ने दे दी जान। कागज पर दर्ज किया गुनहगारों का नाम। पेशे से वो शख्स एक मुनीम था, कर्ज पर लोगों को पैसे दिया करता था, लेकिन इस बात का किसी को जरा सा भी अंदाजा न था कि एक रोज यही पैसा उसकी मौत की वजह बन जाएगा। तमाम लोगों को उसने ब्याज पर पैसे दिए, लेकिन पैसे वापस मांगने पर दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। नतीजा ये रहा कि वो पैसे ही मुनीम की मौत के कारण बन गए। विनोद कुमार गुप्ता उर्फ बल्लू, उम्र लगभग 47 वर्ष, ये मोहलिया शिवपार के रहने वाले हैं। अपनी दुकान जो मंडी में स्थित है, इसमें इन्होंने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। हरदोई जिले में कोतवाली देहात के मोहल्ला मोहलिया शिवपार के रहने वाले विनोद गुप्ता का बेजान जिस्म फांसी के फंदे से झूल रहा था। फांसी के फंदे पर लटक कर जान देने वाले विनोद गुप्ता ने अपनी जान देने से पहले सफेद कागज पर नीली स्याही से अपने गुनाहगारों के नाम दर्ज किए। उस आखिरी चिट्ठी में लिखा है उन लोगों का गुनाह जिनका उधार विनोद गुप्ता और बबलू की मौत की वजह बन गया। वो आखिरी खत साफ साफ कह रहा है कि विनोद गुप्ता ने विमल मिश्रा को 10 लाख की रकम दी थी। कैलाश दीक्षित ने उससे 2 लाख रुपए लिए थे। छोटे नाम के एक शख्स को उसने 5 लाख रुपए दिए थे। गुड्डू नाम के एक युवक ने 50,000, मुकेश हलवाई नाम के एक शख्स भी विनोद गुप्ता से 45,000 रुपए ले चुका था। कर्ज पर दिया गया ये पैसा वक्त के साथ नसूर बनता चला गया। ये हमारे चाचा जी थे जो, और ये काफी समय से परेशान चल रहे थे कुछ आर्थिक कारणों से। जो ये जो है उनका कुछ लोगों को इनका भी पैसा बकाया था और कुछ इन पे भी बकाया था। जो जिनका इन पे जो बकाया था वो ब्याज सहित देते थे उनको पैसा जो है, और जिन पे उनका बकाया था वो उनको पैसा नहीं दे रहे थे जो है। और इन्हीं कारणों से उन्होंने जो है मंडी प्रतिष्ठान में जो है फांसी लगा ली। लगभग जो भी लगाई हो, हम लोगों को जब खबर घर पे नहीं आए तो हमारी चाची ने हम लोगों को फोन किया कि अब आपके जो है चाचा नहीं आए, तो हम लोग जैसे ही प्रतिष्ठान पहुंचे वहाँ देखा कि फांसी से लटके हुए मिले हम लोगों को। कागज पर अपने गुनाहगारों के नामों को दर्ज करके विनोद गुप्ता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लोगों को जब तक खबर मिली बहुत देर हो चुकी थी। खुदकुशी के पीछे वजह थे वो लोग जिन्होंने पहले लाखों की रकम उधार के नाम पर ली और फिर उन पैसों को चुकाने से साफ साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ कुछ और लोग थे जो विनोद पर पैसे चुकाने का दबाव बनाते रहे। इस कश्मकश में विनोद ने खुदकुशी कर ली। मौत की खबर जब पुलिस तक पहुंची तो तहकीकात के लिए अफसर मौकाए वारदात पर आए, जहां से वो खत बरामद हुआ जिसमें उधार लेने वालों की पूरी हकीकत दर्ज है। आत्महत्या करने की जगह पर एक पत्र मिला है और उस पत्र में लिखा है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य के अतिरिक्त अन्य कई लोगों पर इन्होंने लिखा है कि मेरा पैसा इन लोगों के पास बकाया है, जो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को दिलवा दिया जाए। और नीचे यह लिखा है कि मेरे ऊपर भी तमाम लोगों के पैसे बकाया थे, जिसका मैं हर महीने ब्याज भरता था, जिससे परेशान होकर के मैं आत्महत्या कर रहा हूं। किसी का इसमें कोई दोष नहीं है। पैसों की तंगी विनोद के लिए मौत की वजह बन गई। अपनी दुकान में जाकर विनोद ने फांसी के फंदे को गले लगा लिया। खुदकुशी की खबर के बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया।
लेकिन एक तरफ वो तमाम लोग हैं जिन्होंने विनोद के पैसे न दिए और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो विनोद पर पैसे का दबाव बनाते रहे। बस इसी दबाव में 7 सितंबर के रोज विनोद को जिंदगी से आसान मौत लगी। जो परेशान करने वालों तो नहीं मालूम, मगर जो इन्होंने जो सुसाइड लेटर में लिखा है कि जिन पर इनका कर्जा, जो लोग पैसे काफी नहीं दे रहे थे, वो विमल मिश्रा है, कैलाश दीक्षित हैं, गुड्डू गुप्ता हैं और छोटे साहवाद हैं और एक लोग और क्या नाम उनका, मुकेश हलवाई, भूसा मंडी, विमल मिश्रा सुभाष नगर में है, जिला पंचायत सदस्य। पैसों की तंगी और उधार दिए गए पैसे वापस न मिलना उस शख्स के लिए मौत की वजह बन गए। लाखों की रकम के उधार ने विनोद पर इस कदर दबाव बना दिया कि विनोद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब पीछे बचा है तो वो परिवार जो आज ये उम्मीद कर रहा है कि उन गुनहगारों को सजा मिले जिनका उधार विनोद के लिए फांसी का फंदा बन गया। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से आमिर खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। उन्नाव के शंकरपुर गांव में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। वजह थी इश्क में नाकामी, और इश्क में नाकामी के चलते उसने बंदूक की नली को कनपटी पर रखा। हथियार ने आग उगला और फिर वो आशिक हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। पीछे कुछ अगर बचा तो उसका बिलखता हुआ परिवार, छत पर पड़ी हुई उस आशिक की बेजान लाश। शादी से इनकार एक आशिक के लिए मौत का सबब बन गया। प्यार में नाकाम होकर उस आशिक ने अपने लिए मौत को चुना। पहले अपनी माशूक के साथ मारपीट की और फिर अपने हाथों उस शख्स ने अपनी ही जान ले ली। लहू के लाल रंग में रंगी उस आशिक की खूनी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। नाकाम इश्क में आशिक ने दी जान। कनपटी पर गोली मारकर कर ली खुदकुशी। इश्क के लाल रंग का गवाह बना गांव। प्यार में नाकामी बन गई मौत की वजह। बंदूक के नली से लिखी गई इश्क की दास्तां। आशिकी का अंजाम उस आशिक के लिए मौत का पैगाम ले आया। अपने प्यार में नाकाम होकर उस आशिक ने मौत का रास्ता चुना। अपने हाथों अपनी जान ले ली। खून से सनी उस आशिक की लाश घर की छत पर पड़ी ये गवाही दे रही थी कि एक तरफा इश्क का नतीजा कितना डरावना हो सकता है। इश्क में नाकामी की वजह से मौत का रास्ता चुनने वाले उस आशिक की कहानी है उन्नाव जिले की, जहां से हसनगंज कोतवाली इलाके के शंकरपुर गांव में एक शख्स ने अपने हाथों में हथियार उठाया, कनपटी पर बंदूक रखी और फिर अपने सिर में गोली मारकर खुद मौत की नींद सो गया। गोली मारकर मौत की नींद सोने वाले उस लड़के ने अपने हाथों अपनी जान ले ली। वजह थी एक तरफा इश्क में नाकामी। 6/9/2022 को शंकरपुर गांव थाना हसनगंज के अंतर्गत सूचना मिली कि 9 बजे शिविर नाम का व्यक्ति स्वयं नाजायज असलहे से कनपटी को गोली मार के आपको। उन्नाव में एक तरफा इश्क में बहे खून से जुड़े दो किरदार हैं। पहला किरदार है शंकरपुर गांव के रहने वाले शिवेंद्र प्रताप का और दूसरा किरदार है गांव की ही उस लड़की का जिसके एक तरफा इश्क में शिवेंद्र सनक की हद तक पागल था। 6 सितंबर के रोज भी एक तरफा इश्क शिवेंद्र को उस लड़की के घर तक ले गया। अपने प्यार में अंधा हो चुका शिवेंद्र किसी भी हद से गुजरने के लिए राजी था और फिर कुछ यूं हुआ। 6 सितंबर की शाम शिवेंद्र लड़की के घर में दाखिल हुआ, जहां लड़की और परिवार पर शिवेंद्र शादी के लिए दबाव बनाने लगा। घर वालों और लड़की ने जब शादी से इनकार किया तो उसके परिवार के साथ मारपीट की। इस बीच प्यार में अंधे हो चुके शिवेंद्र ने लड़की को भी जमकर पीटा। वापस घर लौटा तो शिवेंद्र के घर वालों ने उसको डांटा। फिर इसी एक तरफा इश्क में नाकामी के चलते शिवेंद्र ने खुदकुशी कर ली। इस सूचना पर उसके परिजनों ने तहरीर दिया और 100 ले आया तो नेमू अस्पताल से आया। उस पर पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए 100 भेजा जा रहा है। मौके से तमंचा भी बरामद हो गया जिससे उसने आत्महत्या किया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इश्क में नाकामी एक लड़के के लिए जान देने की वजह बन गई। एक तरफा प्यार उस लड़के की मौत बन बैठा। अपने हाथों में उस लड़के ने हथियार उठा लिया। उसी हथियार से खुद को गोली मारकर जान दे दी। पीछे बची सिर्फ तो छत पर पड़ी हुई एक लाश जो नाकाम इश्क के अंजाम की गवाही दे रही थी, और एक परिवार जिसमें अपने बच्चे को खोने के बाद कोहराम मचा था। क्राइम कंट्रोल के लिए उन्नाव से राहुल शुक्ला के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे ये अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कहीं कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।